हाय एवरीवन, जैसे कि टाइटल का नाम है अंडरस्टैंडिंग मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर। ओके, सो सबसे पहली बात, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लीनियर अलजेब्रा को समझना चाहते हैं, जो जेन्युइनली समझना चाहते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है। ओके, नॉर्मली हम मैट्रिक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर, तो वहाँ पे हम एक मैट्रिक को एक वेक्टर यहाँ पे एक कॉलम के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जब हम मैट्रिक को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मली वही जो 11-12 के अंदर हम बाय यूजिंग रो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते थे वो वाला मेथड लगाते हैं। ओके, और वही चीज़ हम आगे कैरी ऑन करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि सच में जब हम मैट्रिक को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है वहाँ पे। ओके, सो यही चीज़ हम जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लूँगी मैं 3 वेक्टर्स। ओके, मान लीजिए u v w मैंने 3 वेक्टर लिए हैं ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस से, और u इज़ व्हाट 1 -1 0, v इज़ व्हाट 0 1 -1, w इज इक्वल्स टू 0 0 1। मैंने 3 वेक्टर्स लिए हैं, और क्योंकि हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली स्केलर्स भी होंगे, स्केलर्स होंगे और वेक्टर होंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी होगा, राइट। सो मैं x1 x2 और x3 जो है 3 स्केलर्स लूँगी, और इन 3 स्केलर से जो है इन 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करूँगी और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालूंगी। सो वहाँ से क्या निकलेगा, x1 इंटू यू प्लस x2 इंटू वी प्लस x3 इंटू डब्ल्यू विच इज़ इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू की वैल्यू डालेंगे हम, सो विच इज़ 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। सो दिस इज़, अगर मैं इसको, तो हमें करना क्या है, x1 को जो है इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, x2 को इससे, x3 को इससे, और फिर तीनों को ऐड करना है, राइट। सो दिस इज x1 प्लस 0 प्लस 0, सो दिस इज x1। नेक्स्ट क्या है, माइनस x1 प्लस x2 प्लस 0, यानी कि x2 माइनस x1, एंड थर्ड इज 0 प्लस माइनस x2 प्लस x3, यानी कि x3 माइनस x2। ओके, सो देखिए मैंने 3 वेक्टर्स लिए u v w, और उनको जो है x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई किया, और मेरे पास एक नया वेक्टर आया है जो किस फॉर्म का है, x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x2। ओके, सो अब बात करते हैं मैट्रिक की। ओके, मैट्रिक्स की। तो ये मैट्रिक्स बनेगा कहाँ से। अब मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगी जिसको मैं नाम दूंगी A, और इस A के जो कॉलम्स होंगे वो हमारे ये वेक्टर्स होंगे। ओके, u v w जो है A के कॉलम्स बनाएंगे। तो मैं एक मैट्रिक्स बनाती हूँ जिसके कॉलम क्या हैं, u v w वेक्टर्स। तो हमारा कॉलम नंबर 1 क्या होगा, 1 -1 0, फिर 0 1 -1, और w यानी कि 0 0 1 0 0 1। अगर मैं इस मैट्रिक को x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, हमारा x अगर मैं x1 x2 x3 लेती हूँ, तो आप देखोगे जब मैं a को x पर एक्ट करूँ या फिर a और x को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा x1 x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर, जो मैट्रिक मैंने u v w से बनाया है, उस मैट्रिक को अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे एक नया वेक्टर मिलता है, और ये वेक्टर है क्या, ये वेक्टर है इन 3 कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके, सो मैट्रिक्स टाइम्स अ वेक्टर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन, और यू कैन से लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। और जहाँ पे ये x1 x2 x3 क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज अ स्केलर्स। ओके, सो जब भी आप मैट्रिक को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आप एक्चुअल में करते क्या हो, आप इन 3 कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो। अब क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ हमें 11th-12th में क्यों नहीं बताई गई, तो वहाँ पे जो है लीनियर कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया ही नहीं गया था, ये चीज़ हमें काफ़ी लेट पढ़ाया, इसीलिए when you apply A on X, so it is nothing but linear combination of columns of A. Okay,
तो यहाँ पर इस नए वेक्टर को मैं नाम देती हूँ b। ओके, सो व्हाट इज b? b इज x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x2। ओके, सो अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूँ x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x2, जिसको मैंने नाम दिया है b, इसको b मान लेते हैं। तो मान लीजिए ये किसी b1 b2 b3 के बराबर है। ओके, सो अगर आप इस वेक्टर को ध्यान से देखोगे तो ये किस तरह का वेक्टर है? पहला है x1, दूसरा है x2 माइनस x1, यानी कि जो भी हम वेक्टर इनपुट देंगे उसमें से जो ये सेकेंड कंपोनेंट होगा इसमें से हम पहला वाला माइनस कर रहे हैं। ओके, सो जो नया वेक्टर है उसका जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है क्या? एक्चुअली जो इनपुट दिया है उसका जो सेकेंड वेक्टर है, सेकेंड कंपोनेंट है, उसमें से पहला कंपोनेंट माइनस करके जो आया है वो यहाँ का सेकेंड कंपोनेंट है। सो दिस इज x1 x2 माइनस x1, नेक्स्ट क्या है? x3 माइनस x2। ओके, और अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा कॉलम लेती कुछ इसी तरह का, तो नीचे क्या आता है? x4 माइनस x3, फिर x5 माइनस x4। ओके, तो ये एक स्पेशल तरह का मैट्रिक्स है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस मैट्रिक्स। डिफरेंस मैट्रिक्स। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर आप x1 x2 x3 इसको इनपुट देते हो तो ये जो आउटपुट देता है वो इस तरह का देता है। ओके, x1, फिर सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा? x2 माइनस x1, थर्ड कंपोनेंट क्या होगा? x3 माइनस x2। ओके, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डिफरेंस मैट्रिक्स। ओके, तो ये बहुत स्पेशल तरह का एक मैट्रिक्स है। ऑलराइट, तो हम इसको जो है कुछ इनपुट देकर चेक करते हैं किस तरह का आउटपुट देता है। ओके, सो मैं यहाँ पे x1 x2 x3 लेती हूँ 1 4 9। ओके, देखिए 1 4 9 ये जो वेक्टर है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वेक्टर है क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर्स हैं। 1 इज़ 1 स्क्वायर, 4 इज़ 2 स्क्वायर, 9 इज़ 3 स्क्वायर। अगर मैं इसको जो है यहाँ पे इनपुट डालती हूँ तो मेरा आउटपुट b क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे 1 4 9 डालती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? x1 यानी 4, x2 हमारा क्या है? 4, 4 में से 1 माइनस करूँ तो 3, x3 इज व्हाट? 9, और 9 में से 4 निकालूँ तो 5, तो ये क्या आया? 1 3 5, और 1 3 5 क्या है? ऑड नंबर है। अगर मैं आगे भी ट्राई करूँ तो 9 के बाद क्या आएगा? 16 आएगा, और 16 में से अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। ओके, सो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और ये क्या है? ये है ऑड नंबर्स, और ये क्या है? स्क्वायर्स। ओके, सो ये एक स्पेशल तरह का मैट्रिक्स है जिसके अंदर अगर आप इनपुट स्क्वायर दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेंगे? सारे ऑड नंबर्स मिलेंगे। ओके, तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर्स की मदद से आप इस मैट्रिक को अगर उन स्क्वायर वाले कंपोनेंट पे एक्ट करो तो आपको सारे के सारे ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। राइट, सो हमने इसमें देखा कि किस तरह से कॉलम का यूज़ करके हमें मैट्रिक और वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो एक बार फिर से अपनी पुरानी वाली मेथड की तरफ जाते हैं। सो हमारा जो पुराना वाला मेथड था वो कौन सा था? मल्टीप्लिकेशन रो एट अ टाइम। ओके, सो वहाँ पे हम लेते क्या थे? हम कहते थे कि पहला रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करो। सो एक्चुअली यहाँ पे भी क्या होता था? यहाँ पर होता था एक तरह से डॉट प्रोडक्ट। ओके, पहले रो और पहले कॉलम का डॉट प्रोडक्ट। कहने का मेरा ये मतलब है कि 1 0 0 डॉट x1 x2 x3, फिर -1 1 0 डॉट x1 x2 x3, और 0 -1 1 डॉट x1 x2 x3। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से करते हैं? पहला एलिमेंट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड। तो इसमें करूँगी तो क्या आएगा? x1 x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2। ओके, सो नॉर्मली हम जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को तो मल्टीप्लिकेशन रो एट अ टाइम का यूज़ करते हैं। हम पहली रो लेते हैं
पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम रो वाइज चलते हैं। लेकिन जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम मैट्रिक को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली उन कॉलम्स का क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ओके, ऑल राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास x1, x2, x3 दिए गए थे और हमें क्या निकालना था, b, यानी कि हमारे पास मैट्रिक a था और हमारे पास x दिया गया था। आप a को x पर एक्ट करके आप b निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि x नोन है और b हमें ढूंढना है। ओके, सो जैसे कि इस केस में हमारे पास x क्या था, स्क्वायर्स थे 1, 4, 9 एंड सो ऑन, और हमें b निकालना था और वो क्या निकला 1, 3, 5 ऑड्स। ओके, सो अब हम अपना क्वेश्चन चेंज करते हैं, यानी कि हमारे पास अब b नोन होगा और x हमें ढूंढना होगा। सो कहने का क्या मतलब है, तो क्वेश्चन ये होगा कि मैं आपको एक वेक्टर देती हूँ, ओके, b, और मैं कहूँगी कि ये जो वेक्टर b है ये आप u, v, w के किस तरह से उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करके निकाल सकते हो, यानी कि आप x1, x2, x3 क्या लोगे जिससे u, v, w और x1, x2, x3 का इनका लीनियर कॉम्बिनेशन वो b आ जाए। ओके, सो हमारे पास x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 ये b है। ओके, सो मान लेती हूँ वो क्या है, b1, b2, b3। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ओके, x निकालना है, यानी क्या कि मुझे x1, x2, x3 निकालना है। ओके, कैसे निकालूंगी, इन दोनों को इक्वेट करती हूँ क्योंकि मेरे पास b1, b2, b3 ऑलरेडी पता है। ओके, मुझे b पता है और x1, x2, x3 निकालना है। सो यहाँ से दिख रहा है कि x1 किसके बराबर है, b1 के बराबर है। सो x2 माइनस x1 जो है वो b2 के बराबर है, दिस इज b2। तो यहाँ से x2 क्या निकला, x2 इज व्हाट, x1 प्लस b2, और x1 क्या है, b1 है, सो b1 प्लस b2। थर्ड इज x3 माइनस x2 जो किसके बराबर है, b3 के बराबर है। मुझे क्या निकालना है, x3, सो x3 इज व्हाट, x2 प्लस b3, और x2 क्या है, b1 प्लस b2 और प्लस b3, यानी कि हमारा जो x1, x2, x3 निकला वो कितना निकला, x1 इज b1, x2 इज b1 प्लस b2 और x3 इज b1 प्लस b2 प्लस b3। ओके, सो मेरे पास b1, b2, b3 दिया गया था और मुझे x1, x2, x3 निकालना था। और देखिए ये x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 ये कहाँ से आया, ये एक्चुअली कहाँ का है, ax का है। ओके, सो इस तरह से मैंने x1, x2, x3 की वैल्यू निकाल दी। अब वापस से जो है अपने x की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो x1, x2, x3 था वो क्या निकला, b1 प्लस b2, b1 प्लस b2 प्लस b3। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली x1, x2, x3, यानी कि हमारा वेक्टर x है जो किसके बराबर आया, दिस। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद है तो इस मैट्रिक को लिखा जा सकता है 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 इंटू b1, b2, b3। ये मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट लेना, राइट, उस रो का और उस कॉलम का डॉट प्रोडक्ट लेना। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो सेकेंड जो कंपोनेंट होंगे वो 0, 0 होंगे। इस केस में b3 की जगह 0 होगा और इस केस में कुछ भी 0 नहीं होगा। ओके, ऑल राइट। तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू सम मैट्रिक्स इंटू b। ओके, यानी क्या कि b यानी कि हमें आउटपुट दिया गया था और हमें इनपुट ढूंढना था, b दिया गया था, हमें x ढूंढना था। तो x किसके बराबर आया, सम मैट्रिक्स इंटू b। आप में से काफ़ी लोगों ने गेस किया होगा कि ये जो मैट्रिक है ये है क्या, दिस इज A इनवर्स। ओके, क्योंकि हमारा जो A था
इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इसलिए इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, इस मैट्रिक का इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आ गया। ओके, सो हमें जो है आउटपुट दिया गया था और हम इनपुट निकाल सके क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है इस केस में। तो बहुत सिंपल सा एक काम करेंगे, एक आउटपुट लेंगे। मान लीजिए मैंने बी ले लिया 0 0 0। ओके, सो इनपुट क्या होगा, यानी कि मुझे ये दिया गया है कि ax इज इक्वल्स टू बी। बी यहाँ पे क्या है, 0 है। b1 b2 b3 सारे के सारे क्या है, 0 हैं। तो मुझे ये देखना है कि x की किस वैल्यू के लिए ax इज इक्वल्स टू 0 आता है। ओके, सो b इज इक्वल्स टू 0 0 0। तो हमारा x क्या निकला यहाँ से, x इज इक्वल्स टू वॉट, x इज b1 प्लस b2 b1 प्लस b2 प्लस b3, यानी कि 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0। या तो ऐसे निकालिए या फिर इसकी जगह 0 रखिए, 0 0 0, और इस मैट्रिक को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। आपके पास क्या आएगा, x भी क्या आएगा, 0 0 0। ओके, सो ये इस तरह का मैट्रिक है कि जहाँ पे अगर आउटपुट 0 है तो इनपुट भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, यानी कि अगर आप आउटपुट 0 चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर है जब आप इनपुट क्या दोगे, 0 दोगे। ओके, लेकिन ये हर मैट्रिक्स में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। ऐसे भी मैट्रिक होते हैं जहाँ पे ना a 0 होता है ना वो वेक्टर 0 होता है, लेकिन फिर भी ax किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। एक और जो है b लेके देखते हैं। मान लीजिए b ले लिया मैंने 1 3 5। ओके, सो x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रखूँगी मैं 1, और 1 प्लस 3 इज 4, और 1 प्लस 3 प्लस 5 इज दिस इज 9। ओके, सो अगर मुझे आउटपुट ऑड नंबर्स चाहिए तो मुझे इनपुट क्या देना होगा, स्क्वायर्स देना होगा। ओके, अब देखिए इस मैट्रिक की बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हमारा जो a था वो डिफरेंस मैट्रिक था। डिफरेंस मैट्रिक यानी क्या, कि अगर मैं कोई भी इनपुट देती हूँ तो उसका आउटपुट क्या निकलता है, x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x2, यानी कि वो जो कंपोनेंट है उनका डिफरेंस निकलता है। लेकिन जो a इनवर्स है ये क्या है, ये एक सम मैट्रिक है, सम मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इनपुट आपको 1 3 5 देती हूँ, सपोज मैं इनपुट आपको b1 b2 b3 देती हूँ, तो आपका आउटपुट क्या निकलेगा, b1 प्लस b2 b1 प्लस b2 प्लस b3। ओके, अब आपको होगी कि आपने b1 b2 b3 को इनपुट कैसे कहा, क्योंकि अगर मैं इस फॉर्म को, ये क्या है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b है, इसी चीज़ को लिखा जा सकता है a इनवर्स b इज इक्वल्स टू x। तो इस केस में b क्या हो गया, इनपुट हो गया, और x क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो अगर आप इनपुट जो है 1 3 5 ऑड देते हो तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 4 9, यानी कि स्क्वायर्स मिलेंगे। और बेसिकली ये जो मैट्रिक है इनवर्स a इनवर्स, ये क्या है, सम मैट्रिक, क्योंकि जो भी आप b1 b2 b3 इनपुट देते हो आउटपुट क्या निकलता है, b1 प्लस b2 b1 प्लस b2 प्लस b3। ओके, तो इस केस में ये a इनवर्स क्यों एग्जिस्ट कर पाया, क्योंकि a क्या है, नॉन सिंगुलर है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। ओके, लेकिन हर बार ऐसा केस नहीं आता, ऐसे भी केस आते हैं जहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 होता है, a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या उस टाइम पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, क्या उस टाइम पे हम x नहीं निकाल सकते क्या। ओके, सो इसका भी केस देखते हैं। अब एक नया केस लेके चलते हैं। ओके, मैं वेक्टर्स चेंज करूँगी। u क्या है मेरा, 1 माइनस 0, v क्या है 0 1 माइनस 1, और w को मैं चेंज करूँगी w डैश से। ओके, हमारा w क्या था, 0 0 1, इसको चेंज करूँगी मैं w डैश से, विच इज़ -1 0 1। ओके, और इन तीन वेक्टर से हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इनके जो कॉलम्स होंगे, ये जो वेक्टर्स होंगे, ये क्या बनाएंगे, उस मैट्रिक का कॉलम। यानी कि एक मैट्रिक बनाती हूँ मैं 1 -1 0 0 1 -1 -1 -1 0 1। ओके, मान लीजिए ये है C।
और मेरे जो स्केलर्स होंगे वो एज इट इज़ होंगे, यानी x1 x2 x3। तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि मैं इस u v w डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रही हूँ जहाँ पे स्केलर्स क्या हैं, x1 x2 x3। ओके, और मान लीजिए इसका आंसर आता है b, यानी कि b1 b2 b3। ओके, अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ cx को, तो मेरा cx क्या बनता है, cx इज व्हाट, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इन तीनों कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेती हूँ विथ x1 x2 x3, तो मेरा क्या आएगा, x1 माइनस x3, फिर आएगा x2 माइनस x1, और फिर आएगा x3 माइनस x2। ओके, सो ये मेरा क्या है, cx है। और अगर आप इस cx को ध्यान से देखोगे तो ये हमें दे क्या रहा है, अगर मैं इनपुट आपको x1 x2 x3 देती हूँ तो आउटपुट मुझे क्या मिलता है, x1 माइनस x3 x2 माइनस x1, यानी कि पहले वाला जो कंपोनेंट है उसमें से लास्ट वाला कंपोनेंट माइनस किया, जो दूसरा वाला था उसमें पहला वाला माइनस किया, और जो लास्ट वाला था तो उसके ऊपर का मैंने माइनस किया, राइट। जैसे x2 में से मैंने x1 माइनस किया, x3 में से मैंने x2 माइनस किया, और x1 में से मैंने x3 माइनस किया। तो ये एक तरह का साइक्लिक डिफरेंस दे रहा है हमें। ओके, तो ये जो मैट्रिक है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक साइक्लिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं आपको कोई वेक्टर x1 x2 x3 देती हूँ तो अगर आप इस मैट्रिक को उस पर एक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लिक डिफरेंस मिलेगा। ओके, सो मान लीजिए ये किसी b1 b2 b3 के पास है, के बराबर है। ओके, फिर से वही क्वेश्चन कि मैंने आपको x दिया तो b निकालना आसान है। अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि अगर मेरे पास b दिया गया है तो क्या आप x निकाल सकते हो, जिसे हम सिंपल से लैंग्वेज में कहते हैं कि क्या आप इस मैट्रिक का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ओके, सो चेक करते हैं। तो क्योंकि cx इज इक्वल्स टू क्या है, x1 माइनस x3 x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 b1 b2 b3, तो यहाँ से मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों को यूज़ करके x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप x1 x2 x3 की वैल्यू b1 b2 b3 की फॉर्म में निकाल सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, जिस तरह से हमने यहाँ पे निकाला था, हमें b दिया गया था, यहाँ पे b1 b2 b3 के बराबर रखा और आपने x1 x2 x3 को b1 b2 b3 के फॉर्म में निकाला। तो क्या इसी तरह से x1 x2 x3 को आप b1 b2 b3 की फॉर्म में निकाल सकते हो। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे ये काम बहुत आसान था क्योंकि x1 जो है वो b1 के बराबर था, तो b2 कितना आ गया, b2 वॉज x2 माइनस x1 और x1 क्या था, b1 था, तो x2 आप निकाल सके b1 प्लस b2। उसी तरह से x3 भी आप निकाल सके b1 प्लस b2 प्लस b3। तो ये आसान क्यों था, क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक था। ओके, सो यहाँ पे x1 जो है वो b1 के बराबर था। उसी तरह से b2 निकालना आसान था क्योंकि आपको x1 की वैल्यू पता थी, सॉरी आपको x2 निकालना आसान था क्योंकि आपको x1 की वैल्यू पता थी, और x3 निकालना भी आसान था क्योंकि आपको x1 और x2 की वैल्यू ऑलरेडी पता थी। लेकिन इस केस में क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक नहीं है इसीलिए इसका आंसर निकालना थोड़ा सा हार्ड है। ओके, इनफैक्ट ये हार्ड ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसे x के जो सॉल्यूशन हैं या तो वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आते हैं या फिर नो सॉल्यूशन आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस मैट्रिक को देखोगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप देखोगे c का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, यानी कि c कैसा मैट्रिक है, सिंगुलर मैट्रिक है। ओके, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो c इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, c इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए x इज इक्वल टू c इनवर्स के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, इसीलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि
इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कब आते हैं। ओके, ऑलराइट। सो अगर मैं आपको आउटपुट देती हूँ 0 0 0, यानी कि बी देती हूँ मैं आपको 0 0 0, तो आपसे कहूँगी कि बताइए इनपुट क्या लूँ कि मेरा आउटपुट 0 0 आए। सो कहने का यही मतलब है कि x1 माइनस x3, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 इज व्हाट, b1 b2 b3 इज 0 0 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाई करता है कि x1 जो है x3 के बराबर है, x2 जो है वो x1 के बराबर है और x3 x2 भी बराबर है, यानी कि सारे x1 x2 x3 क्या है, सेम है। तो इस केस में जब भी x1 x2 x3 बराबर होंगे, मान लीजिए वो c के बराबर है, तो इस केस में जब हमारा x जो है वो c होगा तो b कितना आएगा, 0 0 0 आएगा। ओके, तो ये 1 1 1 भी हो सकता है, ये 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो सकता है, और ऐसे आप कितने ले सकते हो, इन्फिनाइटली मेनी। तो इस केस में जब b किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 0 का मतलब आपको समझ लेना चाहिए, इसका क्या मतलब है, 0 0 0। सो अगर b 0 के बराबर है तो x के कितने सॉल्यूशन होंगे, x हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, अब एक और केस लेके चलते हैं कि जब मैं एक नॉन ज़ीरो b लेती हूँ, मान लीजिए b मैंने ले लिया 1 3 5। ओके, सो b अगर मैं 1 3 5 लेती हूँ तो मेरा x क्या निकलना चाहिए, x मुझे x1 x2 ढूंढने हैं, यानी कि मेरा जो b है वो है क्या, 1 3 5, यानी कि x1 माइनस x3, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू 1 3 5। तो क्या अब आप x1 x2 x3 निकाल सकते हो, इसका कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि आप कितना भी ट्राई करो आपको कभी भी x1 x2 x3 जो है इस तरह से नहीं मिलेगा। ओके, कि x1 में से अगर आप x3 माइनस करो तो आपको 1 मिले, x2 में से x1 माइनस करो तो 3 मिले, और x3 में से x2 माइनस करो तो 5 मिले। ओके, आप सिंपली क्या करोगे, इनका सॉल्यूशन निकालोगे जिस तरह से हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो ट्राई करते हैं कि x1 माइनस x3 किसके बराबर है, 1 के बराबर, x2 माइनस x1 इज 3। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो x1 और x1 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, x2 माइनस, इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, x2 माइनस x3 विच इज इक्वल टू 4। माइनस साइन अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, x3 माइनस x2 विच इज इक्वल्स टू 4। कहने का ये मतलब है x3 माइनस x2 इज इक्वल्स टू -4। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि x3 माइनस x2 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कह रहा है कि x3 माइनस x2 इज इक्वल टू -4, जो कि पॉसिबल नहीं है। दो कंपोनेंट का डिफरेंस 5 और उन्हीं दो कंपोनेंट का डिफरेंस -4, तो ऐसे b का जो है हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन है कि रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, तो बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इनको ऐड करो, ये है क्या, ये b1 b2 b3 हैं। ओके, ऑलराइट, दिस इज व्हाट, दिस इज b1 b2 b3, कहाँ गए, या दिस इज व्हाट x1 माइनस x3, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, दिस इज व्हाट b1 b2 b3। ओके, सो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो मेरा क्या आंसर निकलता है, इन तीनों को ऐड करूं तो मेरा x1 कैंसिल हो जाता है, x2 कैंसिल हो जाता है, x3 कैंसिल हो जाता है, यानी कि जब मैं b1 b2 b3 ऐड करती हूं तो मेरा आंसर कितना निकलता है, 0 निकलता है। लेकिन यहाँ पे b1 b2 b3 क्या है, 1 3 5, जो कि कितना आ रहा है, 9, और 9 क्या है, नॉन ज़ीरो है। ओके, सो ये रीज़न है कि इसका आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा आंसर तभी आएगा जब इन तीनों का सम क्या हो, 0 हो। ओके, सो इस केस में वो हो रहा था, इस केस में तीनों b1 b2 b3 का सम 0 आ रहा था, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसलिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, इसीलिए आपको कहा जाता है छोटी क्लासेस में
कि अगर किसी मैट्रिक का ए इनवर्स अगर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, और अगर ए सिंगुलर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक्स के या तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द रीजन बिहाइंड ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, जहाँ पे एक्स के इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। ऑलराइट, लेकिन एक्चुअली मुझे आपको ये सब नहीं बताना था, मुझे कुछ और ही बताना था। मुझे ये बताना था कि हमने पिछली बार जो वेक्टर लिए वो थे 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1, और मैंने सिर्फ एक वेक्टर को चेंज किया, किससे, -1 0 1 से, और देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया। ओके, इस केस में हमारा ए इन्वर्टिबल था, एक्स के सॉल्यूशन निकल रहे थे, और इस केस में हमारा जो सी था वो इन्वर्टिबल नहीं था और सॉल्यूशन नहीं निकल रहे थे। ओके ना, तो ऐसा हुआ क्या, हमने इस वेक्टर को चेंज करने की वजह से ऐसा क्या अफेक्ट हो गया इनके ऊपर कि ये इतना सॉल्यूशन में इतना डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सो अगर मैं इस u v और w डैश को देखूँ तो क्या दिखता है यहाँ से, ये जो w डैश है इस दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। कैसे, देखो, अगर मैं u और v को प्लस करती हूँ, u और v को प्लस करने के बाद मुझे क्या मिलता है, 1 + 0 इज 1, -1 + 1 इज 0, और 0 - 1 इज -1, और अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, -1 0 1। तो कहने का ये मतलब था, जो मैंने ये नया w डैश लिया, ये u और v का लीनियर कॉम्बिनेशन था। जब किसी मैट्रिक में दो कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर वो तीसरा होता है, या फिर आप ये कहो कि कोई एक कॉलम बाकी दो कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन, या फिर एक रो बाकी बचे हुए दो रो का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो उस केस में वो जो मैट्रिक होता है वो सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि उसमें से एक कॉलम जो है वो क्या है, दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन है। सो मेरे कहने का ये मतलब था कि ये जो u v w डैश है ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ओके, इनमें से मैं दो का लीनियर कॉम्बिनेशन तीसरा निकाल सकती हूँ, ठीक है ना। कहने का ये मतलब है कि मेरे पास ऐसे कुछ नॉन ज़ीरो स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं कि मैं उनका इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ तो मेरे पास 0 0 आ जाए, लेकिन हमारा जो पहले वाले वेक्टर्स थे u v w थे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, इनमें से कोई भी एक दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। ओके, और यहीं से हमें पता चलता है कि अगर मैं R3 की बात करूं तो ये सारे R3 में ही चल रहे हैं। ओके, ये सारे रियल नंबर हैं और कैसे हैं, 1 - 1 0, यानी ये R3 के एलिमेंट हैं। तो इस केस में मुझे एक 1 3 5 एक मैंने ऐसा वेक्टर आपको दिया कि जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यानी कि 1 3 5 को मैं जो है इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पा रही थी। वो इसीलिए क्योंकि इन तीनों के स्पैन में ये 1 3 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो कहने का ये मतलब था, ये 1 u v w डैश ये R3 को स्पैन नहीं कर रहे थे, ये बेसिस नहीं बना सकते। ओके, क्योंकि सिर्फ दो है u v और तीसरा जो है इन्हीं से बना है, तो u v जो है एक प्लेन को स्पैन करेगा, लेकिन यहाँ पर हर b के लिए x जो है वो एग्जिस्ट करता है। कहने का ये मतलब है कि मैं आपको कोई भी b एक वेक्टर दूं तो मैं ऐसे इन तीन कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ कि x1 x2 x3 क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि u v w जो है वो R3 को स्पैन करते हैं, क्योंकि मैं अगर आपको कुछ भी b दूं तो आप जो है x ढूंढ सकते हो, क्योंकि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये R3 को स्पैन भी करते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, यानी कि ये तीनों बेसिस बनाते हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं तो पहली बात, ये लीनियरली डिपेंडेंट है और सिर्फ ये स्पैन भी नहीं करते, क्योंकि आपको एक ऐसा वेक्टर दिया 1 3 5 जिसको आप इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख पाए, यानी कि आप x1 x2 x3 ढूंढ नहीं पाए। ओके, सो आई होप जब आप नेक्स्ट टाइम मैट्रिक को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको समझ में आए कि आप वहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हो। ओके, आप वहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हो, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी चेक कर रहे हो, आप देख पा रहे हो क्या वो स्पैन करता है या नहीं करता। ओके,
So all right, and thank you so much for watching this video. See you in the next coming video lecture.